आए हुए ने। प्रशांत भूषण दरअसल एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक संघर्ष का नाम है। 60 वरियां दे प्रशांत भूषण के पिता जी भारत के कानून मंत्री सन ते उगे वकील जो बेटे ने सारी उम्र उन्होंने एनवायरमेंट के मुद्दे के उत्ते और लोगों को इंसाफ दिलाउण दे लई, जुडिशरी को साफ सुथरा करने के लिए ਅਤੇ आदिवासियों के उत्ते हुंदा जिहड़ा तशद्दद है या उन्हां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ टैरेटरीज ने उन्होंने जिहड़ा उजाड़न के मुद्दे के विरोध विचों खड़े ने, लोगों की खातर लड़े ने ते पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन दे विच उन्हां दा एक अपना नाम है। और तुसीं जानदे हो कि अन्ना हजारे के अंदोलन तो बाद प्रशांत भूषण होना ने रल के सारिਆਂ ने आम आदमी पार्टी का गठन किया ते उस तो बाद कुछ वखरेवियां करके आम आदमी पार्टी तो वो अलग हो गए ने। उन्होंने विशेष गलबात करते हैं और कुछ समय बाद असीं एक दो लाइन्स भी खोल के थोड़ी गल सुनांगे। प्रशांत भूषण जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। प्रशांत जी सब तो पहला सन दसो कि नॉर्थ अमेरिका का थोड़ा दौरा की ये निजी दौरा है या कोई विशेष मकसद है? ये तो निजी दौरा है। मेरा छोटा बेटे का ग्रेजुएशन था, उसने अपना मास्टर्स किया है लॉ में जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी से, तो वो एक मकसद था। और बाकी तो बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, उन लोग से मिलना और थोड़ा घूमना। निजी दौरा जी। थोड़ा जा आवाज ऊंचा रखियो तो सन दस्यो कि थोड़ी जिंदगी की दरअसल शुरुआत भी IIT दे विच तुसीं पहला दाखला लिया और उस तो बाद कुछ समय तुसीं बाहरले मुल्कां दे विच पढ़न भी आए, लेकिन अखीरी जाके तुसीं लगातार लोगों की खातर संघर्ष करना अपनी जिंदगी का जिहड़ा मकसद बना लिया। वो तो देखिए इवॉल्व होता गया। जब मैं यहाँ प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में PhD कर रहा था फिलोसफी ऑफ साइंस में, लेकिन मैंने कंप्लीट नहीं करी थी। मास्टर्स के बाद फिर मैं वापस चला गया और वहाँ पर मैं फिर क्योंकि मैंने लॉ पहले पढ़ा हुआ था तो मैं वकालत करने लगा। और जाते ही एक एक करके क्योंकि मेरा बहुत डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट रहा था, मैं साइंस का स्टूडेंट भी रहा था, तो इस वजह से अलग अलग तरह के लोग जनहित की याचिकाओं के लिए मेरे पास आने लगे। उसके बाद ये जो सिखों का कत्लेआम हुआ 84 के जो दंगे जिसको कहते हैं, उसमें भी मैं पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज से जुड़ गया। उसके बाद फिर ये बोफोर्स का भ्रष्टाचार का कांड हुआ, मैं उसको फॉलो करने लगा और फिर बोफोर्स के ऊपर एक किताब भी लिखी। फिर ये भोपाल गैस का कांड हुआ था, उसके विक्टिम्स मेरे पास आए तो उनके केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े। फिर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन का संघर्ष शुरू हुआ, उनके केस लड़े। फिर धीरे धीरे करके बहुत सारे जनहित के मुद्दे हर इशू पर, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर, पर्यावरण के मुद्दे पर, सोशल जस्टिस के मुद्दों पर, जैसे ये झुग्गी झोपड़ी में लोग जो रहते हैं, रिक्शा वाले जो हैं, सड़क पर रेडी पटरी वाले जो हैं, इनके केसेस करने लगा। तो धीरे धीरे करके मेरी रुचि जनहित के ही केसेस में बढ़ती गई और मैं एसेंशियली फिर जनहित के ही केसेस करने लगा, जिसमें कि हर प्रशांत जी भारत में चोटी के वकील होने के नाते, चोटी के वकील के पुत्र होने के नाते तुसी बहुत सारा धन कमा सकते सीगे और नाल दी नाल बहुत सारी सौखी जिंदगी भी गुजार सकते सीगे राजधानी दे विच, लेकिन यू चोज टू टेक द हार्डर पास। तुसी बहुत रजेवे सन तुहाडे ऑलरेडी जो तुसीं दस्सिया कि भावें एनवायरमेंट की गल है, ह्यूमन राइट्स की गल है, आम लोगों लिए लड़न की गल है, इंसाफ दिलाउण की गल या अदालतों का सारा कारोबार दुरुस्त करने की गल है। यू आर टू बिजी बट यू अगेन चोज टू ज्वाइन पॉलिटिक्स। व्हाई? नहीं, पॉलिटिक्स तो फिर इस तरह से हुई कि जब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल का आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया तो ये सोच के शुरू किया कि इससे सरकारों के ऊपर दबाव डालेंगे और उनको मजबूर कर देंगे, सरकार को और संसद को, कि
उस तरह का जन लोकपाल का कानून बना दें, जो कि हम लोग मांग कर रहे थे कि बिल्कुल एक स्वतंत्र जन लोकपाल बने जिसके पास सब शक्ति हो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लेने की, उसका इन्वेस्टिगेशन करने की, एक्शन लेने की। लेकिन जो हम लोग जिस तरह का चाहते थे वैसा कानून नहीं बनाया गया, और बार बार ये जो सत्ताधारी पार्टियां ये कहने लगी कि भाई आप लोग कौन होते हैं ये कहने के लिए, हम चुने हुए नुमाइंदे हैं जनता के, आपको हिम्मत हो तो चुनाव में हमको हरा कर दिखाइए। और इस वजह से फिर हम लोगों ने ये तय किया कि अच्छा ठीक है, चुनाव में हम इनको हरा कर दिखाएंगे और एक वैकल्पिक राजनीति कैसे करी जा सकती है वो करके दिखाएंगे। और ये सोच के फिर हम लोगों ने आम आदमी पार्टी का गठन किया और उसके बाद फिर चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद फिर कई दुर्भाग्यपूर्ण चीजें हुई आम आदमी पार्टी के संग, जिसकी वजह से जो हमारा मकसद था कि एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स या वैकल्पिक राजनीति कायम करने का, वो मकसद हासिल नहीं हो पाया। और आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे करके एक आम पार्टी जैसे और कांग्रेस भाजपा जैसी पार्टियों की तरह बन गई। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੁੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਪਾਰਕ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੈਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਸੁਖੀ ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੂੰ ਵਨ ਮੈਨ ਆਰਮੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਯੁਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਥੋੜੀ ਸੰਖੇਪ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਬੰਬੇ ਯੈਸਟਰਡੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੌਰੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, सरकार बनाने का इरादा है, या फिर कुछ और स्ट्रेटजी होगी? नहीं, अभी तो हम लोगों ने एक कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, एक मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है स्वराज अभियान। और हम लोग 4 मुद्दों पर उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू संघर्ष कर रहे हैं। एक तो ये एग्रीकल्चर और किसानी का मुद्दा है, जय किसान आंदोलन, जिसमें हम ये चाहते हैं कि किसानों की जो समस्या है वो देश के सामने आए और उसमें जो जो सुधार होने हैं देश के किसान की नीतियों में वो सब सुधार करे जाए। उसके लिए हम लोगों ने एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी फाइल किया था। जो सूखा पड़ा है उसमें जो किसानों को समस्या हो रही है और जो राहत मिलनी चाहिए, जो जो चीजें मिलनी चाहिए उसके बारे में, उसमें एक अच्छा फैसला भी हुआ है हाल में। दूसरा तो खैर भ्रष्टाचार का मुद्दा है ही है, क्योंकि आज न तो लोकपाल बन पाया है, हमारा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का बहुत बुरा हाल कर दिया गया है, सीबीआई को अभी भी सरकार के कब्जे में रखा गया है, सीबीआई में ऑफिसर्स भी नहीं पूरे प्रोवाइड किए जा रहे, और बाकी भी ये जो विसल ब्लोअर का कानून बना था उसको भी कार्यान्वित नहीं किया जा रहा। तो इसलिए उस पर अभी बहुत संघर्ष करने की जरूरत है। भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों कायम है। और दुख की बात यह है कि जो आम आदमी पार्टी जो इस भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जरिए बनी थी, उन्होंने भी ये भ्रष्टाचार का मुद्दा पूरी तरह से छोड़ दिया और लोकपाल भी नहीं बना रहे, और ऐसा एक बिल्कुल ही बेईमानी का लोकपाल बिल दिल्ली में पास कर दिया, जो कि एक सरकारी लोकपाल का गठन करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें भी एक ऐसा क्लॉज डाल दिया जिससे कि केंद्रीय सरकार उसको कभी अप्रूव नहीं करेगी और वो कभी कानून नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने भी ये सब छोड़ दिया। तो इसलिए अब एक किसी दूसरे संगठन को ये बेड़ा उठाने की जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो हम लोगों ने एक एंटी करप्शन टीम एक्ट करके स्वराज अभियान के अंदर बनाया है, और उसमें हम लोग अब इन सब चीजों के खिलाफ आंदोलन छेड़ेंगे। तीसरा मुद्दा है इसका
इसका सांप्रदायिकता का, जो कि आज एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है, खासकर भाजपा की सरकार आने से, जो कि एक सांप्रदायिक सरकार है और मुसलमानों के खिलाफ और अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने तरह तरह के तरीके अपनाए हैं उनको प्रताड़ित करने के लिए, उनको दबाने के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी अल्पसंख्यकों के जहन में पैदा हो गई है। और चौथा मुद्दा है शिक्षा और रोजगार का, जिसको हम लोग अब धीरे धीरे करके उठाएंगे जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ती जाती है। हम लोग अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी हमने नहीं बनाई है, क्योंकि हमने ये तय किया कि जब तक हमारी इंटरनल तैयारी ना हो जाए, यानी कि हम लोग जब तक अपने संगठन में पारदर्शिता, जवाबदेही और लोकतंत्र न स्थापित कर लें, तब तक पॉलिटिकल पार्टी अगर बनाएंगे तो फिर वही हाल होगा जो आम आदमी पार्टी का हुआ, जिसमें ना तो लोकतंत्र है, ना पारदर्शिता है, ना ही जवाबदेही है। हर तरह के बदमाश बेईमान लोग उस पार्टी में अब दाखिल हो रहे हैं, खासकर पंजाब में, और उनको रोकने का कोई जवाबदेही का कोई सिस्टम नहीं बनाया गया है, कोई पारदर्शिता नहीं है पार्टी के फंक्शनिंग में, और कोई लोकतंत्र भी नहीं है। एक आदमी, एक अरविंद केजरीवाल के डिक्टेट्स पर पूरी पार्टी चलती है। तो हमको अगर आम राजनीति करनी हो तब तो हम पॉलिटिकल पार्टी बना लें, लेकिन आम राजनीति करने का तो कोई फायदा है नहीं। जब तक हम वैकल्पिक राजनीति ना कर पाए तब तक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का कोई सेंस नहीं है। तो इसलिए अभी तो हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना रहे। पंजाब में हम लोग ये देखेंगे कि कौन, अगर कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव इमर्ज होता है तो उसको हम लोग सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, नहीं तो जो बेस्ट कैंडिडेट होगा जिस कंस्टिट्यूएंसी में, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे। Is there any chance, प्रशांत भूषण जी, that you will go back to आम आदमी पार्टी? क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहरले मुल्कों 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ सुन रहे हैं इस ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਿੰਕਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੀਪਲ ਲਾਈਕ ਯੂ ਐਂਡ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਲੱਠ ਮਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਠ ਮਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ ਨੀਡ ਆਲ ਆਫ them. You can't win this war by sitting in the office. नहीं, ऐसा है, बेसिक कुछ प्रिंसिपल्स तो होने चाहिए ना। अगर हमको सिर्फ अकाली दल को हराना है या कांग्रेस को हराना है या भाजपा को हराना है और एक दूसरी पार्टी पावर में आ जाए जो कि फिर उसी तरह की राजनीति करे जैसे कि ये लोग करते हैं, उससे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर हमको कोई फर्क तरह की राजनीति करनी है, ईमानदारी की राजनीति करनी है, जिसमें पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, तब तो हमको अपने सिस्टम्स ठीक करने पड़ेंगे। यही तो हमारी लड़ाई हुई आम आदमी पार्टी के अंदर। हम तो सिर्फ यही कह रहे थे कि भाई जिस तरह के कैंडिडेट्स आप लोग चूज कर रहे हैं, ये अरविंद केजरीवाल चूज कर रहा था, मतलब ऐसे ऐसे भ्रष्ट लोगों को जिनकी फर्जी डिग्री थी, जो कि जूनियर इंजीनियर था, जल बोर्ड का 16,000 रुपए तनख्वाह पाता था और 1,000 करोड़ की संपत्ति उसने बना ली थी, ऐसे ऐसे लोगों को बिना किसी कंपनी के टिकट दिया जा रहा था। तो हम लोगों ने जब उस पर ऑब्जेक्ट किया तो उस पर हम लोगों को निकाल दिया गया, क्योंकि तब तक एक आदमी अरविंद केजरीवाल इस पार्टी का सुप्रीमो बन गया था। तो इसलिए जब तक ऐसे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता ना। बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ आप कॉम्प्रोमाइज थोड़ी कर सकते हैं। और आम आदमी पार्टी का मेरे से ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनती है तो किसी भी हालत में वो कांग्रेस या भाजपा या अकाली दल की सरकार से कोई खास बेहतर नहीं होगी। खैर, अकाली दल ने तो हद ही कर दी है कि वहां पर ड्रग्स वगैरह चला दिया, शराब चला दी, खूब भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कांग्रेस से तो किसी तरह से भी बेहतर सरकार या आम आदमी पार्टी की वहां
नहीं बन पाएगी। जिस तरह के लोगों को वहां लाया जा रहा है, जिस तरह की मनमानी और बिल्कुल एनार्की वहां पर चल रही है पंजाब में, उससे मुझे नहीं लगता कि कोई बेहतर सरकार ये लोग बना पाएंगे या दे पाएंगे। एटलीस्ट कांग्रेस से बेहतर तो नहीं बना पाए। पर प्रशांत जी, इन ऑल फेयरनेस लोग मौका देना चाहते हैं। लोग भावें तुसीं किन्ने चंगे हो, सारे योगेंद्र यादव जी सारी गल जानते होया कि तुसीं पार्टी का मुੱਢ ਬੰਨਿਆ। तुसीं सब तो पहला वो व्यक्ति सीगे जिन्होंने आपके कोलों, मैं जो गलत ना होवां तां यू गेव 1 करोड़ रुपीज टू द पार्टी टू स्टार्ट विद। ये सारा कुछ जानते हुए भी लोग अक्के हुए ने सिस्टम तो, कहते हैं कि इकट्ठे हो जाओ, लड़ो ते असीं तुहाडे नाल हां, तुहानूं सिर जोड़ के बैठण दी लोड़ है। देखिए, वहाँ के पंजाब के लोग तड़प तो रहे हैं कोई विकल्प के लिए, लेकिन वो यही होता है ना कि जैसे तमिलनाडु में या उत्तर प्रदेश में कि आप फ्राइंग पैन टू द फायर एंड अगेन फ्राइंग पैन टू द फायर, यही होता रहता है कि एक बार आप सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ही खराब है, दूसरे को ले आओ, फिर दूसरा आता है तो आपको लगता है कि अरे भाई ये तो उससे भी खराब है, वापस उसको ले आओ, फिर आपको लगता है अरे भाई ये भी उससे भी खराब है, वापस उसको ले आओ। मतलब वो हम समझते हैं कि लोग बहुत तड़प रहे हैं वहाँ पंजाब के, लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी चल रही है कि वो कोई बेहतर सरकार पंजाब में दे पाएगी लॉन्ग रन में। प्रशांत जी, खबरों तो पहला खबरों में आ जानी है, थोड़ा जा समा ब्रेक होएगी। खबरों तो बाद असीं तुहानूं दोबारा फिर 5 मिनट बाद फोन करांगे और कॉलर्स की गल सुनांगे। लेकिन उस तो पहले मैं झटपट एक सवाल करना चाहना। और तो पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी नॉर्थ अमेरिका के दौरे ते आए, उन्होंने सिक्स फॉर जस्टिस ने कैनेडा विच आउणों रोक दिता, ये कह के कि जदों मुख्य मंत्री सन तां उन्होंने ह्यूमन राइट्स दे जिन्हां अफसरां ने अवग्या कीती सीगी उन्होंने तरक्कियां दित्तियां, जिहड़ा कि कनेडियन ते अंतरराष्ट्रीय कानून दे लिहाज नाल गलत गल है। ही शुड बी आंसरेबल फॉर दैट। बीइंग अ लॉयर यू कैन कॉमेंट ऑन दिस कि साडे मुल्क दे कानून, अमेरिका कैनेडा दे कानून ने जिहड़े एक्स्ट्रा टैरीटोरीअल कानून ने जिहड़े ये किन्ने क तर्क संगत ने, किन्ने क होने चाहिए ने या नहीं होने चाहिए? देखिए, मुझे ये लगता है कि हिंदुस्तान को जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का जो कानून है उसको उस पर दस्तखत कर देने चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान में जो इस तरह के लोग जो जेनोसाइड करते हैं, जैसे सिखों का कत्लेआम किया गया या गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया गया 2002 में, जो लोग उन कत्लेआम में शामिल होते हैं उनको हिंदुस्तान की अदालतों में ज्यादातर आप सजा नहीं दिलवा सकते, क्योंकि सरकारें उनके साथ होती हैं। तो इसलिए उन लोगों को सजा दिलवाने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में ले जाया जा सकता है, अगर हिंदुस्तान आईसीसी का कानून पर दस्तखत कर दे। बहुत सारे देशों ने कर दिया, हिंदुस्तान को भी करना चाहिए, जिससे कि एक स्वतंत्र संस्था ये देख सके कि भाई इन्होंने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करी हैं कि नहीं, और इनको फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जरिए सजा दिलवाई जा सके। Prashant ji, we have to go for this break and then we have news and we'll phone you back in about 10 minutes and we'll have some calls. All right, okay. 8 ਵਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਉੜਦਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਲਸ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ। भाषण देने की बजाय सवाल करो, क्योंकि प्रशांत भूषण जी मैं दसिया थानू कि फाउंडर ने आम आदमी पार्टी दे, वन ऑफ द फाउंडर्स, और पल्ले पैसे देके उन्हें पार्टी खड़ी की, लेकिन बाद विच विचारों का मतभेद होने करके वो लहदा हो गए ने, उन्होंने विचार तुसीं सुन लए ने, और वपारक मकसद तो बाद आके फिर आप खबरों तो बाद उन्होंने गलबात दे विच तुहाडे सवालों नूं तरजीह पहल के आधार पर लवांगे। अपने कारोबार मैं संखेप जी गलबात की है ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
वकालत पास की, इस मुद्दे ते जोरदार ढंग नाल काम किया है, इंसाफ की गल की है और फांसी की सजा के विरोध में डट के खड़े ने। अजमल कसाब की फांसी का भी उन्होंने विरोध किया है। और बहुत सारी गल्लां करके और पब्लिक इंटरस्ट लिटिगेशन करके, खास करके उन्होंने नाम है भारत दे विच। और थोड़े सवाल शामिल करते हैं। जगमेल सिंह खालसा जी, सवाल की है जी? वाह जी का खालसा, वाह जी फतेह। सवाल जी खालसा जी फतेह। पहली बात तो प्रशांत भूषण जी को वेलकम इन नॉर्थ अमेरिका, और दूसरी बात कि बिल्डिंग जो आम आदमी पार्टी की है वो प्रशांत भूषण जी ने बनाई। अभी इस बिल्डिंग को संभाल के रखिए, क्योंकि केजरीवाल साहब की जाती मलकियत नहीं है आम आदमी पार्टी। ऐसा ना हो कि आपकी अंदरूनी लड़ाई की वजह से जो लुटेरा कंपनी वहां पे पंजाब में राज कर रही है, वो उसी तरह लुटेरा कंपनी दोबारा वापस आ जाए और लोगों का नाक में दम जैसे अब कर रखा है आगे के लिए भी वैसा ही हो। तो आपकी जो बिल्डिंग खड़ी की, जिस मकसद के लिए आपने लोगों की जो लोगों में जो बुराई गवर्नमेंट की तरफ से अपने जो क्या उसका नाम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से होती रही है आज तक, या सियासी लोग करते रहे, उनको दूर कैसे करेंगे? थैंक यू, मेहरबानी जी। प्रशांत जी, खड़ी करने की कोशिश करी थी, वो बिल्कुल फर्क तरह की बिल्डिंग थी। हम ये नहीं चाहते थे कि एक आम पॉलिटिकल पार्टी हम बना लें जैसे कि कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी वगैरह होती हैं। हम तो ये चाहते थे कि एक नए तरह की राजनीति कायम हो, एक नए तरह की पॉलिटिकल पार्टी बने जो कि बिल्कुल अपने प्रिंसिपल्स पर कायम रहे, खड़ी रहे, जिसमें कि आंतरिक लोकतंत्र हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, बड़े बड़े मुद्दों पर सारे एक्सपर्ट्स को लाकर उस पर अपनी समझ बनाए, अपनी नीतियां बनाए। इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी हम बनाना चाहते थे। लेकिन अब जो बिल्डिंग आम आदमी पार्टी के नाम से जो चल रही है, जो पार्टी चल रही है, वो बिल्डिंग नहीं है जो हमने बनाने की कोशिश करी थी। ये बात आपकी सही है कि इस समय बिल्कुल पंजाब में लूट चल रही है। अकाली दल सरकार ने तो बिल्कुल हद कर दी है और पंजाब की जनता अकाली दल सरकार से छुटकारा चाहती है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो छुटकारा लेने के लिए हम एक दूसरे ऐसी सरकार बना दें जिससे कि 2 साल या 3 साल के बाद उतना ही त्रस्त जनता महसूस करने लगे जितना त्रस्त आज अकाली दल से महसूस कर रही है। जिस तरह से अवतार सिंह जी लाइन 3, अवतार सिंह जी लाइन 3 साढ़े अगले कॉलर ने। अवतार सिंह, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो उसूलों की बात आप लोगों ने करी थी, अब तो ये पार्टी उनके दूर दूर तक भी उनके पास नहीं है। लेकिन प्रशांत जी, ये क्या प्रॉब्लम है हिंदुस्तानी मानसिकता में कि हमको सिर्फ जुमलेबाज और वो जो हमको जल्दी समझबाग दिखाते हैं, हमको वही लोग क्यों प्रभावित करते हैं? आप जैसे इंटेलिजेंट और आप जैसे लोगों की बात हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? हमारा तो सिर्फ यही मानना है कि प्रशांत जी आप लगे रहिए, इन लोगों का गुब्बारा जल्दी ही फूट जाएगा, लोगों के सामने असलियत आ जाएगी, तब आपकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू जी, मेहरबानी। गुरनाम सिंह जी, गुरनाम सिंह। हाँ जी, रवाना जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। मैं तो पंजाबी च गल करूंगा, हिंदी तुसीं आपे बना लिओ जी। मेरा सवाल है इन्हां नूं, जिस तरह ये वकील आ ते दूसरी गल दिल्ली दे रहण वाले आ, ये कांग्रेस दा जिहड़ा बिल्कुल गैब हो जाना दिल्ली दे नक्शे दे विचों, मैं तो समझदा भी ओह घोटाले आ, जिहड़े जमीन घोटाला हो गया, जहाजां दा हो गया, कोला घोटाला हो गया, रेलां दा हो गया। प्रशांत भूषण होਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਚਾਈ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਡੁੱਬੀ ਆ? ਧੰਨਵਾਦ जी। जी प्रशांत जी, नहीं, आप जरा रिपीट कर दीजिए सवाल थोड़ी। मेरा ख्याल कांग्रेस की हार की गल कर रहे हैं जी, कांग्रेस की डिकलाइन की मेरा ख्याल गल कर रहे हैं कि की कारण सीगा कि
ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ जी हाँ, नहीं कांग्रेस तो बिल्कुल डिक्लाइन पर है, लेकिन अभी भी उसको बिल्कुल राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। जिस तरह से देखिए दिल्ली में भी अभी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस की 13 में से 4 सीट आ गई, भाजपा की तो 3 ही सीट आई। तो इसलिए अभी जरूर कांग्रेस डिक्लाइन पर है, लेकिन क्योंकि इतनी पुरानी पार्टी है और इसमें इसके पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इतना फैला हुआ है, इस वजह से पूरा कांग्रेस को अभी पॉलिटिकल सीन से राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका डिक्लाइन इसी वजह से हुआ है क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत फैला और ये जो कुछ हद तक ये जो डायनेस्टी का जो जोर पकड़ जो पूरी पार्टी में कायम रही, उसकी वजह से जो सेकंड रंग लीडरशिप है ये डेवलप नहीं हो पाई कांग्रेस पार्टी में। प्रशांत जी, केजरीवाल सरकार दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ, leaving aside all the philosophical differences that you have with Kejriwal ji and the way they do their politics, केजरीवाल सरकार ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? मैं तो बहुत ज्यादा तो जो ग्राउंड पर हो रहा है उसको मैं नहीं जानता, लेकिन जितना मेरा इम्प्रेशन है मैं इनको 10 में से 2 या 3 नंबर से ज्यादा नहीं दूंगा। Why so? Because they are doing stuff on environment, even odd, and they are claiming that they started those dispensaries which are very affordable. You don't agree with that? नहीं, पहली बात तो ऑड इवन इज नॉट ए सोल्यूशन टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 1 साल पहले जब ये सरकार बनी थी तो उन्होंने उनको एक चिट्ठी लिखकर केजरीवाल को बोला था कि देखिए दिल्ली की हवा बहुत खराब हो गई है और इसमें ये 10 चीजें आपको करनी चाहिए अगर दिल्ली की हवा को ठीक करना है। उसमें से 10 में से 1 भी नहीं करा गया और आखिर में जिस दिन ये जन लोकपाल के नाम पर एक जोगपाल बिल ये लोग लाए और उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ और जो एमएलए की सैलरी 3 या 4 गुना बढ़ा दी थी वो लाए और उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए एकदम से इन्होंने ऑड इवन अनाउंस कर दिया। ऑड इवन से दिल्ली की हवा को कोई फर्क नहीं पड़ा है, सारे जितने स्टडीज हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ा है। जो 10 चीजें इनको करनी चाहिए थी जिसके बारे में एक्सपर्ट्स ने 1 साल पहले बोला था उसमें से एक भी चीज नहीं करी गई। प्रॉब्लम यह है कि इनका प्रोपोगेंडा इतना है क्योंकि इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट बजट 24 करोड़ से बढ़ाकर 526 करोड़ कर दिया और उसके आधार पर ये प्रोपोगेंडा करते हैं। एक मोहल्ला क्लिनिक बनाई दिल्ली में और उसका प्रोपोगेंडा ऐसा किया कि दिल्ली में 10,000 मोहल्ला क्लिनिक बना दी गई। देखिए प्रशांत जी, इन ऑल फेयरनेस प्रोपेगेंडा ही सही, लेकिन somehow अटेंशन सीकिंग की बात ही कर लो, लेकिन वर्ल्ड मीडिया जो केजरीवाल की बात कर रहा है और अगर बात हो रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा। नहीं, बात हो रही है वो तो ठीक है, आप अपना खूब प्रोपेगेंडा करेंगे और आप अपना ड्रम बजाएंगे तो बात तो होगी आपकी। अटेंशन सीकिंग अगर आप करेंगे, अटेंशन सीकिंग में तो केजरीवाल माहिर हैं, तो बात तो आपकी होगी, लेकिन उससे कोई समस्या हल नहीं होगी। आप कितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, जैसे अभी एजुकेशन पर इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा किया कि हमने गवर्नमेंट के स्कूल्स को इतना बेहतर बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और जो हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया एजुकेशनिस्ट हैं प्रोफेसर कृष्ण कुमार जो एनसीईआरटी के डायरेक्टर थे, जो डीन थे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जिनको मैं हिंदुस्तान का फॉरमोस्ट एजुकेशनिस्ट मानता हूँ, उन्होंने अभी हाल में एक आर्टिकल लिखा कि दिल्ली सरकार जो कुछ कर रही है एजुकेशन के फील्ड में वो ये दिखाता है कि इनको एजुकेशन की जरा भी समझ नहीं है। ये लोग ये सोचते हैं कि कुछ टीचर्स को इंग्लैंड भेज देंगे ट्रेनिंग के लिए तो उससे दिल्ली के स्कूल बहुत बेहतर हो जाएंगे, या सिलेबस से रैंडमली आप 25% कट कर दें तो उससे आपका सिलेबस बहुत बढ़िया हो जाएगा।
ये यही दिखाता है कि आपको एजुकेशन की कोई समझ नहीं है जी और आप फिर भी उसमें इस तरह से एडहॉक तरीके से कुछ दिखाने के लिए चेंजेस कर रहे हैं और उसका आप फिर प्रोपेगेंडा कर करके करते हैं। जी तो प्रॉब्लम ये ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਜੀ ਜੈਗ ਲਾਈਨ 2 हाँ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨਸਰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਹੋਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੋਟਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਮਾਖਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਵਧੀਆ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਸੀ ਇੰਨਾ ਨਾਲ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਨੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ। ਓਕੇ ਵੀ ਗਾਟ ਇਟ। ਸੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਲ 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਓਪਨਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। he is your father, you don't control him, but you live in the same house, you share the family home, why didn't you stop him? Now I believe in retrospect that what he said was absolutely correct, because Arvind Kejriwal, in my view, has turned out to be a worse leader than what Ajay Maken would have been or what Harshvardhan would have been. Because in retrospect you find that here is a man who is totally reckless, who relies entirely on propaganda, who has betrayed every principle on which the Aam Aadmi Party was founded, who has destroyed transparency within the party. He has destroyed all systems of accountability. He kicked out such an admirable Lokpal that we had formed for the Aam Aadmi Party, Admiral Ramdas, the Chief of Navy Staff. He was kicked out just because he started saying things which were inconvenient for Arvind. He has destroyed all systems of democracy within the party, and therefore how do we now say, I now say that in retrospect I agree with what my father was saying, that Ajay Maken would have been a better leader than Arvind Kejriwal. But that was not a better party though. No, it was not a better party. I have myself fought against the Congress. I have myself exposed all their scams. The 2G scam was exposed by me. The coal scam was exposed by me. I had campaigned against their 15 corrupt ministers, etc., etc. But I am saying that Arvind Kejriwal has betrayed the entire anti-corruption movement. He has destroyed the hopes and the confidence of so many young people who came out with so much idealism. ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਫੇਰ ਸੁਖੀ ਚਾਲ ਹੋਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਨ ਹੋਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੁਖੀ ਚਾਲ।